चुनाव का गुणागणित। बिहार की राजनीति में यह शब्द खूब प्रचलित है। इस वर्ष यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार को राजनीति का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यहां हर किसी के पास अपना गुणागणित होता है। चौक चौराहा हो या गांव की चौपाल, खेत खलिहान में काम कर रहे लोग भी राजनीति की बातें चटकारे लेकर करते हैं। बिहार में ऐसे लोग राह चलते मिल जाएंगे। पिछले दिनों की बात है, मीनापुर के बावल बाजार पर एक सज्जन मिलने आए। कुशल क्षेम से बात की शुरुआत हुई। जल्दी ही वो अपने लय में आ गए। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके वो थके नहीं थे। शाम ढलते ही थोड़े सुरूर में आने के बाद मिलने आए थे। थोड़े समय में ही 2025 के बिहार विधानसभा का पूरा सिनेरियो समझाकर चले गए। उनके जाने के बाद लगा कि यह तो बिहार का बहुत वर्निंग टॉपिक है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी से लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि बिहार में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन सा दल या गठबंधन भारी पड़ेगा, ऐसे और भी कई सवाल। खबरों की खबर में आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे, आंकड़ों के साथ सटीक विश्लेषण करेंगे, गुणागणित की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। सहमति असहमति अपने जगह पर है, पर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। रिपोर्ट की सूक्ष्मता यदि समझ में आ जाए तो बताइएगा जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। सवाल है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा दल या गठबंधन भारी पड़ेगा। जवाब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में छिपा है। इसको ठीक से समझने के लिए कुछ पन्ने पलटने होंगे। सवाल उठता है कि 2020 में ऐसा क्या हुआ था जिसका असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। शुरुआत गुणागणित से ही करते हैं। पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो 2020 में 37.26% मत लेकर बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी ओर 37.23% मत लेकर महागठबंधन सत्ता से दूर रह गई। आंकड़ों पर गौर करिए, एनडीए को मिला 37.26% वोट, जबकि महागठबंधन को मिला 37.23% वोट, यानी एनडीए से मत 0.3% कम। बावजूद इसके इतना बड़ा खेला हो गया। महागठबंधन सत्ता से दूर रह गई। यदि 1% वोट इधर से उधर हो जाता तो तस्वीर दूसरी होती। इस ग्राफ में एक बहुत बड़ा संकेत छिपा है। संकेत यह कि यदि 2025 में महागठबंधन के रणनीतिकार अपने वोट बैंक में मामूली बढ़ोतरी करने में कामयाब हो गए तो एनडीए की बिहार में मुश्किल बढ़ सकती है। अब इसी ग्राफ को एक बार फिर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 2020 में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। एलजेपी रामविलास एनडीए का हिस्सा उन दिनों नहीं था। एलजेपी अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ी और वह 5.66% वोट बटोरने में कामयाब भी हो गई। आपको शायद याद होगा, जेडीयू को इसका बहुत नुकसान हो गया था। दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल महागठबंधन में शामिल थे। सभी ने पूरा दमखम लगाया और सत्ता के करीब पहुंचकर भी सत्ता से दूर रह गए। कहते हैं कि सीमांचल में मुस्लिम वोट के बिखराव का महागठबंधन को बहुत नुकसान हो गया, विशेष करके आरजेडी को। एआईएमआईएम और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार ने 19.85 यानी करीब 20% वोट लेकर महागठबंधन का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। इस बार यानी 2025 में तस्वीर कुछ बदली हुई है। एलजेपी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, जबकि वीआईपी महागठबंधन में शामिल है। पेच जन स्वराज को लेकर फंस सकता है। जन स्वराज बिहार की नवगठित पार्टी है, पहली बार मैदान में उतरी है। जन स्वराज बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में जन स्वराज को कितना स्पेस मिलेगा। इस सवाल का सटीक जवाब फिलहाल तो नहीं है।
लेकिन पिछले महीने बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव हुआ था। जनसुराज चारों सीट पर चुनाव लड़ी, चारों सीट हार गई। लेकिन इस उपचुनाव में जनसुराज को मिले वोट प्रतिशत पर नजर डालेंगे तो यहां कुछ संकेत मिल जाता है। जनसुराज को उपचुनाव में करीब 12.87% वोट मिला था। यह बिहार में करवट बदलती राजनीति का संकेत है। जनसुराज को सबसे अधिक 22.6% वोट इमामगंज में मिला, जबकि सबसे कम 5.8% वोट तरारी में मिला। इसी प्रकार बेलागंज में 16.5% और रामगढ़ में 6.6% वोट मिला था। चारों सीट के उपचुनाव में जनसुराज को 66,523 वोट मिला, जो बिहार की राजनीति में उनके धमक को दिखाता है। इस ग्राफ को आधार मानकर यदि मान लिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को 10 से 15% वोट आ जाता है, तब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम कि जनसुराज को कितना वोट मिलेगा। उपचुनाव को आधार मानकर हमने मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया है। यदि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज सिर्फ 10 से 15% वोट ले आती है तो इसका बिहार की राजनीति पर बहुत दूरगामी असर पड़ेगा, इससे किसी को इनकार नहीं है। सवाल यह नहीं है कि जनसुराज को कितना वोट आएगा, सवाल यह कि जनसुराज को जो वोट मिलेगा उसका नुकसान किसको होगा। मोटे तौर पर लगता है कि इसका सर्वाधिक नुकसान जेडीयू को होगा। नुकसान से बीजेपी और आरजेडी भी अछूता नहीं रहेगा। अगर जनसुराज ग्रामीण इलाकों में या युवा मतदाताओं में पैठ बनाने में सफल हो गई तो एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट शेयर कम हो सकता है। जानकार मानते हैं कि जनसुराज को मिलने वाला वोट यदि मगध या सीमांचल में केंद्रित हुआ तो वहां जनसुराज कुछ सीटें निकाल भी सकती है। इसका नुकसान बड़े दलों को होगा। लेकिन यदि जनसुराज का वोट पूरे बिहार में बिखर गया तो जनसुराज को सीटें कम मिलेंगी और इसका असर सिर्फ वोट काटने तक ही सीमित रह जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि होगा क्या यह नहीं मालूम है। सवाल फिर वही कि जनसुराज को मिलने वाला वोट शेयर का चुनावी गणित पर क्या असर पड़ेगा, यानी सर्वाधिक नुकसान किसका होगा। जवाब को समझने के लिए आरजेडी के वोट बैंक को समझ लेना बहुत जरूरी है। आरजेडी के पास मजबूत माय समीकरण है। माय का मतलब मुसलमान प्लस यादव। आरजेडी के साथ 16.17% मुसलमान और 14.15% यादव वोट इंटैक्ट रहने की पूरी संभावना है। यानी आरजेडी के पास करीब करीब 30 या 31% वोट शेयर पहले से मौजूद है। इस बार यानी 2025 में सरकार बनाने के लिए 38% या इससे कुछ अधिक वोट की दरकार होगी। मतलब आरजेडी यदि अपने वोट शेयर में 8% या इससे थोड़ा अधिक वोट की बढ़ोतरी कर ले तो एनडीए की राह मुश्किल हो जाएगी। आरजेडी के रणनीतिकारों को यह बात मालूम है। आरजेडी ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। अन्य पिछड़ी जाति, दलित और अगरी जाति के एक वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए आरजेडी के नेता जोर आजमाइश करने लगे हैं। दूसरी ओर बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए ने बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी का मजबूत गठजोड़ बना लिया है। समीकरण को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी इसी गठबंधन का हिस्सा हैं। माई समीकरण के काट के लिए एनडीए की नजर बिहार के अति पिछड़ा वोट पर है। बिहार में इनकी तादाद करीब 31% है। समझने वाली बात यह है कि वीआईपी के मुकेश सहनी इसी ईबीसी वर्ग से आते हैं। मुकेश सहनी इस वक्त महागठबंधन में है, लिहाजा ईबीसी वोट में बंटवारा होना लगभग तय माना जा रहा है। एनडीए के रणनीतिकार इसकी भरपाई दलित वोट से करना चाहेंगे। बिहार में दलितों की आबादी करीब करीब 16% है। चिराग पासवान की पकड़ गैर पासवान दलित पर उतना नहीं है। ऐसे में जीतन राम मांझी के सहारे एनडीए दलितों का कितना वोट बटोर पाएगी, इस पर अभी संशय है। कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार में करीब 15% अगरी जाति और करीब 6% वैश्य समाज का वोट है। इसको मोटे तौर पर एनडीए का कोर वोट माना जाता है।
बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले जानते हैं कि अगरी जाति का करीब 3 से 4% वोट आरजेडी में शिफ्ट हो सकता है। यह ट्रेंड नया नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इस बार यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दूसरी ओर जनसुराज ने एनडीए के इसी कोर वोट में सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। यह सेंधमारी कितना होगा, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। चौंकाने वाली जानकारी यह कि एनडीए के रणनीतिकारों ने इस बार मुसलमानों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की नजर पसमंदा मुसलमान पर है। मुसलमानों की कुल आबादी में पसबंदा मुसलमानों की संख्या करीब 70% है, यानी करीब करीब 3/4। आपको याद होगा 2023 में बीजेपी ने पसबंदा मुसलमान का एक सम्मेलन किया था। हालांकि वक्फ संशोधन बिल आने के बाद मुसलमानों के लिए एनडीए के करीब जाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। हालात पर गौर करिए। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू है। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। लोग दहशत में हैं। थाना में बैठे पुलिस अधिकारी किसी की नहीं सुनते। सत्ता समर्थक भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। विधायक की भी नहीं सुनी जाती। भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। प्रखंड स्तर के अधिकांश सरकारी महकमा पर बिचौलिए हावी हैं। ऐसे में आप आवाम क्या करें, किससे फरियाद करें? क्या इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा? चलिए मान लेते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, पर यदि असर पड़ा, तनिक भी असर पड़ा, तब क्या होगा? इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, बात खुद समझ में आने लगेगा। अंत में एक बात और वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार की अजीबोगरीब हरकत एनडीए की मुश्किल बढ़ाने लगी है। बार बार गठबंधन बदलने से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पहले से बहुत कम हो गई है। पिछले दिनों सी वोटर के सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सर्वे के मुताबिक 18% रह गई है, जबकि इसी सर्वे में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बढ़कर 41% हो गई है। एनडीए के रणनीतिकार ऐसी तमाम सूचनाओं का बहुत बारीक अध्ययन करते हैं और इसको हल्के में भी नहीं लेते। ऐसे में बिहार फतह करना 2025 में एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाला है। ठीक यही स्थिति आरजेडी की है। आरजेडी के कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से यदि 3 से 4% वोट वापस एनडीए में लौट गया तो आरजेडी के लिए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एक संभावना यह भी है कि 15% या इससे कुछ अधिक वोट लेकर नवगठित जनसुराज ने बिहार की राजनीति में यदि तीसरा कोण बना दिया तो एनडीए और महागठबंधन दोनों की राह मुश्किल हो जाएगी। जनसुराज के प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो किसी भी गठबंधन के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। ऐसे तमाम अटकल और अनुमानों के बीच होगा क्या, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यदि आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।